रामनगर नाम के गांव में दीनदयाल अपनी पत्नी सावित्री और बेटे अंकित के साथ रहा करता था। दीनदयाल के पास अपनी कोई खेती नहीं थी। दीनदयाल सब्जी बेचने का काम करता था। उस गांव में शहर से एक सेठ अक्सर आता और गांव वालों का अनाज खरीदता था और गांव वाले उस सेठ को ही अपना अनाज बेचते थे। एक दिन सेठ को उस गांव में ही शाम हो जाती है। वो सोचता है, क्या करूं? आज तो बहुत देर हो गई है। आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर मैं अब निकलूंगा तो पता नहीं शहर कब पहुंचूंगा। मुझे लगता है आज रात मुझे इसी गांव में रुकना होगा। लेकिन मैं किसके घर पे रुकूं? वैसे तो ज़्यादातर गांव वाले मेरे जान पहचान के ही हैं। अक्सर मैं इन्हीं से तो अनाज खरीदता हूं। लेकिन अगर मैं उनमें से किसी के घर में रुका तो किसान के भाव बढ़ जाएंगे। ये किसी का एहसान लेने जैसा हो जाएगा और मुझे अगली बार कम पैसे में अनाज खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं, इन किसानों से जान पहचान बढ़ाना अच्छी बात नहीं। इसमें मेरा ही घाटा होगा। तभी वहां से दीनदयाल जा रहा होता है और सेठ जी को रास्ते में देख दीनदयाल बोलता है, अरे सेठ जी, आप तो शहर वाले सेठ जी हो ना। आप अभी तक गए नहीं? अब तो बहुत शाम हो गई है। कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आपको निकल जाना चाहिए था। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? कुछ परेशानी है क्या? दीनदयाल को देख सेठ सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है मुझे इस दीनदयाल की मदद लेनी चाहिए। वैसे भी ये तो सब्जी बेचता है। इससे आज तक मैंने ना सब्जी खरीदी है और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। गांव में किसी के पास मदद मांगूंगा तो बदले में अनाज कम पैसे से लेना होगा। लेकिन अगर इससे मदद मांगूंगा तो इसके बदले में ये कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि इसकी खेती तो है ही नहीं। तो ये मुझे अनाज कहाँ से बेचेगा? अच्छा मौका मिला है। इसके घर ठहर जाता हूँ। मेरा आज का काम निकल जाएगा और रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ दीनदयाल, देखो ना शाम हो गई है। मैं वही सोच रहा था कि आज रात मुझे इसी गांव में रुक जाना चाहिए। इतनी रात गए यहाँ से निकलना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ धन भी है। रात गए रास्ते में पता नहीं कोई चोर मिल गए तो। इसलिए मैं सोच रहा था कि यहीं रुक जाऊं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूं, किसके घर पर रुकूं। पता नहीं कोई इस बात के लिए राज़ी होगा भी या नहीं, और मुझे किसी को तकलीफ़ देना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव में ही कहीं कोना देखकर रात गुजार लूँगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे लिए मेहमान जैसे हैं। आप एक काम करिए, मेरे ही घर चलिए। आप रात भर मेरे यहाँ रुक जाइए, कल सुबह होते ही चले जाना। नहीं नहीं दीनदयाल, तुमने कह दिया इतना ही काफ़ी है। मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तुम्हारा भी तो परिवार है ना। तुम्हारी पत्नी को इस बात से तकलीफ़ होगी। रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है और ना ही मेरी पत्नी को तकलीफ होगी। आप उसकी फिक्र मत करिए। आप चलिए मेरे साथ। और वैसे भी हमारा घर 2 कमरे का है। आप एक कमरे में रह जाना, मैं और मेरा परिवार एक कमरे में सो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे दीनदयाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा तो मुझसे कोई लेन देन भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। सचमुच तुम बड़े ही नेक दिल हो। सेठ धनीराम को लेकर दीनदयाल अपने घर जाता है। और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। जी ठीक है, कोई बात नहीं। आज की रात की ही बात है ना। वैसे भी रात में बाहर रुकना भी सही नहीं है। आपने ठीक किया। वैसे मैं खाना बनाने जा ही रही थी। उनके लिए भी बना देती हूँ। वो अभी तो भूखे ही होंगे ना। हाँ सावित्री, उनके लिए भी खाना बना दो। सावित्री खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सेठ धनलाम एक कमरे में बड़े आराम से सो जाता है। और फिर दूसरे दिन, अच्छा दीनदयाल, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दीनदयाल, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं सेठ जी, अब आप जाइए और आराम से जाना। सेठ वहां से चला जाता है। और फिर
ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ फिर से गांव में अनाज खरीदने के लिए आता है। उस दिन भी उसे शाम हो जाती है, तो सेठ सोचता है, एक काम करता हूँ, दीनदयाल के घर ही चला जाता हूँ। मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और रात भर रहने का भी इंतजाम हो जाता है। कल सुबह चला जाऊंगा, और वैसे भी दीनदयाल मुझे मना नहीं करेगा। यही सोचकर सेठ दीनदयाल के पास जाता है और उसे बोलता है, दीनदयाल, मुझे आज देरी हो गई है, क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं। आइए ना, आप भीतर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? उस दिन भी सावित्री सेठ के लिए खाना बनाती है और सेठ खाना खाकर बड़े ही आराम से सो जाता है। और दूसरे दिन निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। अब धनी राम ने अपने रहने का ठिकाना दीनदयाल के घर को ही बना लिया था। अब तो वो सीधे सीधे दीनदयाल के घर जाने लगा। एक दिन ऐसे ही धनी राम दीनदयाल के घर आकर बोलता है, अरे दीनदयाल, बहुत तेज भूख लगी है, अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दो। जी सेठ जी, मैं अभी कहता हूँ। दीनदयाल अपनी पत्नी से कहता है तो सावित्री बोलती है, ये क्या है जी, अब ये तो हर बार हमारे ही घर आने लगे हैं। हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पहले ही हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, ऊपर से ये सेठ आए दिन आ जाता है। ये नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा बहुत अनाज हमें दे दे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है इस सेठ ने जानबूझकर हमारा घर चुना है ताकि उनको घाटा ना हो और मुफ्त में इनका काम बन जाए। गांव में और भी तो घर हैं और बहुत सारे लोग तो इससे व्यापार करते हैं, अपना अनाज बेचते हैं। ये उन लोगों के घर जाकर क्यों नहीं रुकते? बार बार ये हमारे घर क्यों आ जाते हैं, जबकि हमारा तो उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। सावित्री, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाने दो ना, उन्हें ज़रूरत है। बेचारे व्यापार करने हमारे गांव में आते हैं। उनका तो शहर में बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर पर ठहरते हैं। उनकी मजबूरी है सावित्री, नहीं तो हमारे घर पर क्यों ठहरते? तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। जब मैंने उन्हें पहली बार घर आने के लिए कहा था तो वो मना कर रहे थे। वो खुद नहीं आना चाहते थे। वो तो मैं ही था जो ज़बरदस्ती उन्हें हमारे घर ले आया। वो तो बाहर ही रुक रहे थे। अब तुम ही बोलो सावित्री, अच्छा लगता है क्या? आप भी ना, बाहर रुक रहे थे तो रुकने देते। वो कौन सा आपके रिश्ते में है जो बार बार उन्हें घर पर लेकर आते हो? और अब तो वो पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते, सीधे सीधे आ जाते हैं जैसा कि उनका ही घर है। ये तो कोई बात नहीं हुई। छोड़ो ना सावित्री, वो कौन सा रोज़ रोज़ हमारे घर आते हैं? कभी कभी देर हो जाती है तो आ जाते हैं। आप भी क्या बोले जा रहे हो? कितने दिन हो गए, वो हमारे घर न जाने कितनी बार आ चुके हैं। अब ये तो हमेशा का ही हो गया है। आपसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं। आप तो अपनी ही चलाएंगे ना। चाहिए आप बाहर जाकर उनके पास बैठिए। सावित्री खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो सेठ खाना खाकर फिर से आराम से सो जाता है और सुबह होते ही निकल जाता है। एक दिन सावित्री अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अंकित के बारे में सोचना चाहिए। सब्जी बेचकर हमें कितना कम मुनाफा होता है। गांव में तो लोग सब्जियां खरीदते ही नहीं हैं, बिल्कुल ना के बराबर सब्जियां खरीदते हैं। इतने पैसे से हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। आपको नहीं लगता आपको कुछ और सोचना चाहिए? तुम सही कह रही हो सावित्री, लेकिन मैं और कौन सा काम करूं? हमारे पास जमीन भी तो नहीं है। अगर होती तो मैं खेती ही कर लेता। माना कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन दिमाग तो है ना। आप गांव में सब्जियां बेचते हैं, इससे अच्छा आप शहर जाकर सब्जियां बेचिए, क्योंकि आप उस जगह सब्जियां बेच रहे हैं जहां लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। गांव के लोग तो सब्जियां बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन शहर में लोगों को अक्सर सब्जी की ज़रूरत होती है। शहर के लोग रोज़ सब्जियां खरीदते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप शहर जाकर सब्जियां बेचेंगे तो हमारा मुनाफा ज़्यादा होगा और शहर में दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। और आप उन्हें ताज़ा सब्जियां देंगे तो देख लेना, हमारी सब्जी का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। अगर हमें ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो यही करना होगा। हाँ सावित्री, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं शहर जाकर सब्जियां बेचता हूँ। लेकिन सावित्री, शहर तो बहुत दूर है। अगर मैं सब्जियां बेचने शहर जाऊंगा तो मुझे कभी कभी आते आते तो बहुत वक्त हो जाएगा और इतनी रात में घर नहीं आ सकता।
और शहर में तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ रुकूंगा? जान पहचान वाला है ना, वो सेठ जी जो हमारे घर पर अक्सर आना जाना करते हैं, उनका घर तो वही है। आप एक काम कीजिए, आप सब्जियां बेचकर उन सेठ जी के घर रुक जाया करिए। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि वो सेठ जी आपको अपने घर पर रुकने देते भी हैं या नहीं। हाँ सावित्री, तुमने सही कहा। वो सेठ जी तो शहर में ही रहते हैं, वो मुझे अपने घर पर ज़रूर रुकने देंगे। वैसे भी वो इतने दिनों से हमारे घर पर आ रहे हैं, तो वो मुझे क्यों मना करेंगे? आप बहुत भोले हो, आप लोगों को नहीं जानते। आप देख लेना, मुझे नहीं लगता कि वो आपको अपने घर पर रुकने देंगे। देख लेना, ज़रूर कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको भगा देंगे। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, लोग बहुत एहसान फरामोश होते हैं। जब उनको ज़रूरत थी तब वो मीठी मीठी बातें करके हमारे घर तो आ गए, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम नहीं आएंगे। नहीं सावित्री, तुम गलत सोच रही हो। सेठ जी बहुत अच्छे हैं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। तुम देख लेना, अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो वो भी मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। शहर जाकर मैं उन्हीं के घर रुकूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी मुझे उनके घर पर रुकने के लिए ज़रूर कहेंगे, और तो और मेरी खातिरदारी भी करेंगे, क्योंकि हमने भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी। देख लेते हैं कि आप सही निकलते हो या मैं। फिर दूसरे दिन दीनदयाल सब्जी लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है और वहां सब्जियां बेचने लगता है। ताज़ा सब्जी होने के कारण उसकी बिक्री बहुत अच्छे से हो जाती है। उसकी सारी सब्जियां बिक जाती है। दीनदयाल ये देख बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, सावित्री ने सही कहा था। अच्छा हो गया जो मैं शहर में सब्जियां बेचने आ गया। गांव में तो कोई सब्जियां खरीदता ही नहीं है, लेकिन सचमुच शहर के लोग तो बहुत सब्जियां खरीदते हैं। अब मैं ऐसे ही शहर आकर सब्जियां बेचूंगा, बहुत अच्छा मुनाफा होने लगेगा। लेकिन अब तो शाम होने को आई है, मुझे सेठ जी के घर जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। दीनदयाल सेठ धनीराम के घर जाता है तो बाहर गेट पर खड़ा आदमी उसे रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम? किससे मिलना है? मैं दीनदयाल हूँ, रामनगर से आया हूँ। मुझे सेठ जी से मिलना है। अच्छा, तुम बाहर ही रुको, मैं सेठ जी से पूछ कर आता हूँ। वो आदमी जाकर सेठ से बोलता है, सेठ जी, बाहर कोई आदमी आया है, बोल रहा था उसका नाम दीनदयाल है, उसे आपसे मिलना है। क्या उसे अंदर भेज दूं? अरे नहीं नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे अंदर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम उसे जाकर कह दो मैं घर पर नहीं हूँ और मेरी पत्नी घर पर अकेली है, तो अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे बाहर से ही भगा दो। वो आदमी जाकर दीनदयाल से कहता है, सुनो भाई, सेठ जी तुमसे नहीं मिलना चाहते, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम उन्हें मेरा नाम बताओ और कहो ना कि मैं रामनगर से आया हूँ। वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो अक्सर हमारे गांव आते हैं और मेरे घर पर ही ठहरते हैं। उनसे कहना कि मुझे उनकी ज़रूरत है, मैं आज रात उनके यहाँ रुकना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से बात करके आता हूँ। वो आदमी फिर से सेठ जी के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, कोई रामनगर का दीनदयाल यहाँ रुकने के लिए पूछ रहा है, क्या करूँ? बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें कहा ना, उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसे बता दो, यहाँ पर मैं ऐसे भूखे नंगे को अपने घर पर नहीं रख सकता। वो एक साधारण सा सब्जी बेचने वाला गरीब और भिखारी है। उसकी औकात नहीं है मेरे घर में पाँव रखने की। और क्या मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो मुंह उठाकर चला आया? उसे बाहर से ही भगा दो। उस आदमी को ये सुन बहुत बुरा लगता है और वो दीनदयाल से जाकर कहता है, सुनो, सेठ जी ने मना कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे ऐसे कैसे? तुम सेठ जी को ठीक से बता ही नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सेठ जी का करीबी हूँ। सेठ जी अक्सर मेरे घर पर रहते हैं। एक काम करो, तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। नहीं रुको, तुम अंदर मत जाओ। देखो भाई, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानते, ये छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। भले ही ये तुम्हारे घर ठहरते होंगे, लेकिन अब वो तुम्हें अपने घर पर रुकवाना नहीं चाहते। दरअसल सेठ जी घर पर ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तुमसे कह दूं कि वो घर पर नहीं है और उनकी पत्नी अकेली है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो जानबूझकर ये कह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूं। इन बड़े लोगों की नज़र में हम जैसे छोटे लोगों की कोई औकात नहीं होती। वो अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तब अपना असली रंग दिखाते हैं। दीनदयाल को ये सब सुन बहुत बुरा लगता है। उसका दिल टूट जाता है
मेरी पत्नी सही कहती थी, मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। मैं इन सेठ जी को समझ ही नहीं पाया। इतने बड़े शहर में मैं तो किसी को जानता तक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिक्र मत करो मेरे भाई, एक काम करो, मैं अभी घर ही जा रहा था, मेरे साथ मेरे घर चलो, आज की रात वहां काट लेना। फिक्र मत करो, मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे घर दूसरा कोई नहीं है। सुबह होते ही चले जाना, और याद रखना यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब लोग मतलबी होते हैं। इन बड़े लोगों पर कभी भरोसा मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सच कह रहे हो, मैं आइंदा याद रखूंगा। दीनदयाल उस रात उसके घर पर ठहर जाता है और सुबह होते ही घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। मैंने तो आपको उस दिन ही कहा था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। अब आने दीजिए उस सेठ को, उसे दरवाजे से ही ना भगाया तो मेरा भी नाम सावित्री नहीं, एहसान फरामोश कहेगा। इतने दिनों तक हम मुफ्त में खाता रहा। हमने उसे अपना एक कमरा तक दे दिया था ताकि वो आराम से सो सके, उसे किसी बात की दिक्कत ना हो। और उसका शहर में इतना बड़ा घर होने के बावजूद उसके पास आपके लिए थोड़ी सी जगह तक नहीं थी। उसे जरा भी शर्म नहीं आई। जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो उसने झूठ बोलकर आपको वहां से भगा दिया। जाने दो सावित्री, उसे ऊपर वाला देखेगा। और हाँ सावित्री, आज के बाद मैं भी उसे यहाँ रुकने के लिए मना कर दूंगा, आने दो उसे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन धनीराम उस गांव में आता है और उस दिन भी उसे शाम हो जाती है। तो फिर वो दीनदयाल के घर जाता है और बाहर से आवाज देता है। दीनदयाल अपने बेटे से कहता है, बेटा अंकित, बाहर जो सेठ जी है ना, उनसे जाकर कह दो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है और मेरी माँ अकेली है। दीनदयाल का बेटा बाहर जाकर धनीराम को यही बोलता है। अच्छा, तो दीनदयाल घर पर नहीं है, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम तुम्हारी माँ से जाकर कह दो कि हमारे लिए खाना बना दे, और हाँ, हमारे सोने का इंतजाम भी कर दे। अंकित जाकर अपने पिता से कहता है, नीच कहीं का, इसे शर्म है भी या नहीं? उसे जाकर कह दो कि मेरी माँ ने मना किया है, निकलो यहाँ से। अंकित धनीराम को जाकर यही कहता है। धनीराम को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से पांव पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दीनदयाल, उसकी पत्नी और उसका बेटे नाव में सवार होकर दूसरे गांव जा रहे होते हैं। तभी उनकी नाव पानी में डूब जाती है। दीनदयाल और सावित्री पानी के प्रवाह की चपेट में आ जाते हैं। वो तैरना नहीं जानते, इसलिए पानी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और गांव के लोग दीनदयाल के बेटे को बचा लेते हैं। लेकिन दीनदयाल और सावित्री को बचा नहीं पाते। गांव वाले मिलकर दीनदयाल और सावित्री का अंतिम संस्कार करते हैं। अंकित बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। गांव के लोग आकर अंकित को खाना देते थे। वो अपने घर में अकेला बैठा रहता। एक दिन उस गांव में फिर से धनीराम आता है। उसे सावित्री और दीनदयाल के बारे में पता चलता है तो धनीराम सोचता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ दोनों मर गए। उसी दिन मुझे घर में रहने के लिए मना किया था ना, उसे तो यही सज़ा मिलनी थी, और ऊपर वाले ने मेरा रास्ता साफ कर दिया। दीनदयाल के घर पर मेरी कब से नज़र थी। अगर वो घर मेरा हो जाए तो मैं यहाँ रहकर अच्छे से व्यापार कर सकता हूँ। मुझे जब ज़रूरत पड़ी मैं दीनदयाल के घर पर रुक सकता हूँ। मुझे उसके घर पर कब्जा करना होगा। उसके लिए मुझे उसके बेटे से मेल जोल बढ़ाना होगा। एक बार उसका बेटा मेरी बातों में आ गया तो मैं उसके घर पर कब्जा कर सकता हूँ। यही सोचकर धनीराम दीनदयाल के घर जाता है और अंकित से बड़े ही प्यार से बात करता है और आसपास के लोगों से कहता है, मुझे इस बच्चे को देखकर बहुत रोना आ रहा है। भगवान भी कितना कठोर दिल है। इस छोटे से बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। इतनी छोटी उम्र में बेचारा अनाथ हो गया। दीनदयाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमारी दोस्ती के नाते मैं इस बच्चे को मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। इसे खूब पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। बेटा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा घर है
और बेटा मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा की तरह रखूंगा बेटा। गांव वाले और अंकित उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और अंकित खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चला जाता है। शहर आने के बाद धनीराम की पत्नी माया धनीराम से कहती है, ये किस भिखारी को उठाकर ले आए हो? इसकी हालत देखी है? कौन है ये लड़का? अरे माया, ये लड़का दीनदयाल का लड़का है। दीनदयाल और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उस गांव में दीनदयाल का एक घर है जिस घर पर मेरी कब से नज़र है। मैं उस गांव में जब भी व्यापार करने जाता हूं, मेरे ठहरने के लिए वो घर मुझे चाहिए, और तो और मैं उस ज़मीन पर भी व्यापार कर सकता हूं। वहां पर मैं अपने गोदाम बनवा सकता हूं, और उसके लिए मुझे इस अंकित को वहां से निकालना था, इसलिए मैं उसे अपने पास लेकर आया। और तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए मुफ्त का नौकर लेकर आया हूँ। ये जीवन भर हमारी गुलामी करेगा, और वो भी मुफ्त में। तुम्हें जो काम इससे करवाना है तुम करवा सकती हो, और इसे हमें कभी तनख्वाह देनी भी नहीं पड़ेगी। ये हमारे लिए मुफ्त का नौकर है, ऐसा ही समझो। क्या बात कर रहे हो? मुझे ये लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। हमारी एक लड़की है, वो इसके साथ रहेगी तो वो भी इसके जैसे बन जाएगी। मैं अपनी बेटी के ऊपर इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ये देहाती और गवार है, हमारी बच्ची भी इसके साथ रहकर ऐसी ही हो जाएगी। इसकी और हमारे बच्चे की कोई बराबरी नहीं है। मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। माया, लेकिन मैं क्या करूं? ये बच्चा वहीं रह रहा था। मैं गांव वालों से झूठ बोलकर इसे यहाँ लेकर आया हूँ। अगर मैं इसे यहाँ नहीं रखा तो वो घर मेरा कभी नहीं हो पाएगा, और मुझे किसी भी हालत में वो घर और वो ज़मीन चाहिए। तुम सोच नहीं सकती माया, इससे हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। हमारा व्यापार और बढ़ सकता है। अगर आपको वो घर ही चाहिए तो इस बच्चे को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? इसे कहीं बाहर छोड़ाओ। माया, ये बात मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन ये बच्चा गांव का बच्चा है, देहाती है, बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत होशियार है। अगर मैं इसे कहीं छोड़कर आ गया तो ये कैसे ना कैसे अपने घर तक पहुंच ही जाएगा, और गांव वालों को मेरी सच्चाई भी बता देगा। मैं इसे कहीं भी छोड़ नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, इस बच्चे के हाथ पैर बांधकर इसे जंगल में फेंक आइए। वो अपने हाथ पैर खोलकर तो वहां से भाग नहीं सकता ना, और तो और जंगल में जंगली जानवर बहुत होते हैं, वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसका काम तमाम कर देंगे। हाँ माया, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। धनीराम अंकित के पास जाकर उसे कहता है, बेटा अंकित, तुम्हें ना ननिहाल में तुम्हारी नानी बुला रही है, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। अंकित अपनी नानी का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी सेठ जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ जी उसे जंगल ले जाकर रस्सी से बांध देते हैं और उसे वहां छोड़कर वहां से निकल आते हैं। अंकित जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां पर शहर का सबसे बड़ा रईस आदमी बिहारी लाल वहां से गुजर रहा होता है। और अंकित की आवाज सुनकर उसके पास जाकर बोलता है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें किसने बांधा? रुको, मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ। बिहारी लाल अंकित को खोल देता है और उससे पूछता है, अब बताओ बेटा, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो मर चुके हैं। मुझे एक सेठ जी झूठ बोलकर मेरे घर से यहाँ लेकर आए थे, और उन्होंने मुझे यहाँ आकर बहुत मारा और पेड़ से बांध दिया। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। मैंने कभी उनसे उनका नाम नहीं पूछा। वो गांव में हमारे घर में आते रहते थे, बस मुझे इतना ही पता है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर ने मेरी सुन ली। बेटा, मुझे एक संतान की ज़रूरत है। मेरे पास सब कुछ है बेटा, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी की भी यही इच्छा है कि हमारा भी एक बेटा हो, लेकिन बेटा हमारा बेटा हो पाना असंभव है। हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते, वो तुम नहीं समझोगे बेटा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज अगर तुम मिले हो तो इसके पीछे ज़रूर ईश्वर की कोई लीला है। वो भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारा बेटा बनकर रहो। नहीं सेठ जी, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। वो सेठ जी भी मुझे यही बोलकर घर ले गए थे कि बेटा बनाऊँगा, और घर पर जाकर देखा तो उनकी एक बेटी पहले से थी। उन्होंने गांव में झूठ बोला कि उनकी कोई संतान नहीं है। आप भी झूठ बोल रहे हो, आप भी घर ले जाकर मुझे मारोगे और मुझे कहीं फेंक दोगे। मैं आपके साथ नहीं आऊँगा।
अगर मुझे तुम्हें मारना ही था तो मैं यहाँ आकर तुम्हें खोलता नहीं ना। तुम डरो मत बेटा, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। तुम एक बार मेरे घर पर तो चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम वहाँ चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। चलो बेटा। अंकित बिहारी लाल पर भरोसा कर लेता है और उसके घर चला जाता है। बिहारी की पत्नी शांति अंकित को देख बहुत खुश हो जाती है। देखो शांति, मैं किसे लेकर आया हूँ। आज से ये यहीं रहेगा। ये हमारा वारिस है, हमारा बेटा है। और बिहारी लाल शांति को सारी बातें बताता है। शांति को अंकित के बारे में सुन बुरा तो लगता है, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है कि उसे उसका वारिस मिल चुका है। ईश्वर ने मेरी सुन ली। हमें तो कभी संतान नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन हमारे घर जो बाबा आए थे उन्होंने हमें कहा था कि हमें तो जीवन भर कभी संतान नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द हमें हमारा वारिस मिलेगा। मुझे लगता है वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ शांति, मुझे भी यही लगता है। बेटा अंकित, तुम्हें ये घर कैसा लगा? तुम यहाँ पर हमारे साथ रहोगे ना? हाँ सेठ जी, ये घर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपके साथ रहूंगा। आप बहुत अच्छे हो। तुम ये सेठ जी कहना बंद करो। आज से तुम हमारे बेटे हो। ये तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पिता। आज से तुम हमें सेठ और सेठानी नहीं कहोगे, माता पिता कहकर ही बुलाओगे। अंकित खुशी खुशी वहाँ रहने लगता है। सालों बीत जाते हैं और समय के साथ अंकित अब बड़ा हो चुका है। अंकित सालों बाद अपने गांव जाता है और देखता है कि उसके घर की जगह एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें अनाज भरा पड़ा है। अंकित गांव के लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी धनीराम व्यापारी की जगह है। अंकित को पूरी बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि धनीराम ही वो आदमी था जिसने उसे पेड़ से बांधा था। अंकित घर जाकर बिहारी लाल को ये सारी बातें बताता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस धनीराम को अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत ही घटिया आदमी है और एक नंबर का लालची आदमी है। तुम फिक्र मत करो, तुम उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। उसे अपने व्यापार का बहुत घमंड है ना, तुम उसका घमंड चकनाचूर करोगे और उसका अहंकार तोड़ने का एक ही उपाय है। उसकी एक बेटी है, तुम उससे शादी कर लो और जब उसे पता चलेगा कि उसके पिता की सच्चाई क्या है, उसकी बेटी उससे नफरत करने लगेगी और कोई भी बाप अपनी औलाद की नफरत सह नहीं सकता। उसका घमंड और अहंकार उसी दिन चकनाचूर होगा जब उसकी खुद की औलाद उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी। पिताजी, मैं उसकी बेटी से शादी कैसे करूंगा? मैं उसे जानता तक नहीं। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा? तुम सेठ बिहारी लाल के बेटे हो और वो धनीराम एक नंबर का लालची आदमी है। जब हम उसके घर पर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेंगे तो वो लालची आदमी मना नहीं कर पाएगा। उसकी हमारे सामने मना करने की कोई हैसियत है ही नहीं। फिर सेठ बिहारी लाल यही करता है। बिहारी लाल अंकित को लेकर धनीराम के घर जाता है और उसके बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव रखता है। धनीराम ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे घर पे आए हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े घर में मेरी बेटी का रिश्ता होगा। आपके सामने तो सच में मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो आपके घर की बहू बनने वाली है। धनीराम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी अंकित से कर देता है और शादी के बाद अंकित अपनी पत्नी को बहुत ही खुशी से और प्यार से रखता है। उसका दिल जीत लेता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुशी से रह रही होती है और उसे बहुत प्यार करती है। एक दिन अंकित अपनी पत्नी को धनीराम के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। ये सुन अंकित की पत्नी को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिताजी इतना घटिया काम कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया, आपकी जान लेने की कोशिश की, और वो भी आपके घर के लिए, क्योंकि वो आपका घर हथियाना चाहते थे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मेरी नज़र में वो खूनी है। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप उस दिन बच गए, नहीं तो आज आप मुझे नहीं मिल पाते। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं आज के बाद अपने पिताजी का कभी मुंह नहीं देखूंगी। मुझे अब उनसे नफरत हो गई है। वो मेरी नज़र में पूरी तरह से गिर चुके हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन धनीराम अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आता है तो अंकित उससे कहता है, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? यहाँ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी पत्नी रहती है और मेरी पत्नी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो तुम्हारा मुंह तक देखना नहीं चाहती।
ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? बिल्कुल सच कह रहा हूं। और जब तुम्हारी बेटी ही तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारा कोई दामाद नहीं। भूल जाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ यहां से। आइंदा यहां पैर रखने की हिम्मत मत करना। ये आप क्या बोलते जा रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती? याद करो 20 साल पहले तुमने क्या किया था। याद करो तुमने दीनदयाल के साथ क्या किया था। याद करो तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया था। ये सब बातें आपको कैसे पता? क्योंकि धनीराम, मैं ही दीनदयाल का बेटा हूं। तुम इतने लालची और घटिया निकलोगे मैंने नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे घर आया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ाए। तुम्हें क्या लगा था धनीराम कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी? शायद तुम भूल चुके थे कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। तुमने ये सब मेरी जमीन और मेरे घर के लिए किया था ना? आइंदा मेरी जमीन और घर पर पैर रखा तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। और अभी के अभी निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हारी बेटी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। धनीराम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से हिल जाता है और वहां से घर चला जाता है और घर जाकर पूरी तरह से टूट जाता है। माया, ये मेरे कर्मों की सजा है जो आज मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती। मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं माया। आज मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। आज मेरी बच्ची मुझे पिता कहने में शर्मा रही है। इससे बुरी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। आज मेरा घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ माया। आज मेरी संतान मेरे खिलाफ हो चुकी है। इससे बड़ी सजा मेरे लिए क्या हो सकती है? तो दोस्तों, देखा कैसे लालच में धनीराम ने अपना खुद का घर बर्बाद कर लिया। अब वो खुद की नज़रों में भी गिर गया और अपनी बेटी के भी। हमें इस कहानी से यही सीखना है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को सताना चाहिए। और दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? धन्यवाद।